हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजन टेक एजुकेशन। स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, जिसमें हमने डीसी मोटर की ईएमएफ इक्वेशन और हमारी डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। यानी जो डीसी मोटर है उसमें कहीं ना कहीं बैक ईएमएफ डेवलप होता है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बैक ईएमएफ होता क्या है स्टूडेंट, यानी जो हमारे डीसी मोटर है उसमें बैक ईएमएफ होता क्या है स्टूडेंट। एक तरह से समझ सकते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे डीसी जनरेटर में कहीं ना कहीं ईएमएफ जो जनरेट होता है जिसे जनरेटेड ईएमएफ कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे डीसी मोटर के अंदर कहीं ना कहीं एक ईएमएफ जनरेट होता है जो कि हमारा बैक ईएमएफ पढ़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमारा मोटर का मेन कार्य क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मोटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी के साथ साथ हमारे रोटर सेक्शन में कहीं ना कहीं एक बैक ईएमएफ की भी प्राप्ति होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है हमारा बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर, आज कंप्लीटली हम बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो डीसी मोटर का थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करेंगे बैक ईएमएफ की, हमारा बैक ईएमएफ कैसे उत्पन्न हुआ या कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा स्टूडेंट, तो डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते स्टूडेंट कोई हमारे पास में परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है जिसके दो पोल है हमारे पास N और S। ये हमारा N और ये S पोल। मान लीजिए स्टूडेंट ये हमारा क्या है, रोटर सेक्शन। रोटर सेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, हमारा जो आर्मेचर कंडक्टर है इसी के अंदर होते हैं जिनके थ्रू हम जिनके क्रॉस हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, या आर्मेचर को इन्हीं कंडक्टर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। ये हमारा एक तरह से कम्यूटेटर है जिसके ऊपर हमारे क्या है, ब्रशेस। ये हमारा V वोल्ट का सप्लाई है जिसे टर्मिनल वोल्टेज VT है। तो स्टूडेंट अगर बात करें डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे एक ला दिया था, जैसे हमारे पास में एक बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कहीं ना कहीं एक फोर्स का अनुभव करता है। तो स्टूडेंट वो फोर्स क्या होता है हमारा, F बराबर BIL sin थीटा। यानी ठीक इसी प्रकार अगर मोटर के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास में एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो V है। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो इस V वोल्ट के सोर्स के द्वारा यहाँ पर एक करंट फ्लो करती है, यानी एक तरह से करंट भी है। उसके बाद क्या है, लेंथ, यानी इस कंडक्टर की या इस कॉइल की हमारे पास में लेंथ भी, इसे क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, हमारा L। तो ये क्या काम करता है स्टूडेंट, एक तरह से फोर्स डेवलप करता है, या इस परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में जब इस करंट कैरिंग कॉइल को रखा जाता है तो ये एक फोर्स का अनुभव करता है। इसी फोर्स की वजह से स्टूडेंट हमारा ये रोटर सेक्शन घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं बैक ईएमएफ की। तो बैक ईएमएफ कैसे डेवलप हुआ, तो उसके लिए स्टूडेंट हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जैसे हमने जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के बारे में जानकारी पढ़ी थी, या हमने कंप्लीटली
फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट, तो बैक ईएमएफ को पढ़ने से पहले हमें फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो फेराडे ने क्या बातें बताई थी स्टूडेंट? पहली थी कि यदि कोई एक सेट ऑफ कंडक्टर है या कॉइल है या एक मैग्नेटिक फील्ड है, यदि उनमें कोई आपस में रिलेटिव मोशन होगा, या तो ये कॉइल मूव करे या फिर इसके सापेक्ष हमारा मैग्नेटिक फील्ड मूव करे, तो इस कॉइल के क्रॉस कहीं ना कहीं एक ईएमएफ की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट, ये फेराडे ने हमें अपने पहले लॉ में बताया था। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरी जो बात थी स्टूडेंट, दूसरी क्या बात थी? दूसरी बताया कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कहीं ना कहीं उस चीज पर डिपेंड करता है, यानी कि इस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के क्रॉस कितना लिंक होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस ईएमएफ, यानी जो जितना फ्लक्स इस कॉइल के क्रॉस लिंक होगा उसी के अनुसार इस कॉइल के क्रॉस ईएमएफ की प्राप्ति होगी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अगर बात करें हम बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर, मान लेते हैं हमारे पास कोई 3 वोल्ट का सोर्स है जिसके थ्रू हमारी कोई करंट फ्लो कर रही है आई, और वो करंट हमारी इस ब्रशेस के थ्रू कम्यूटेटर पार्ट पर पहुंचती है, उसके बाद ये हमारी आर्मेचर पर पहुंचती है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट है, इनकी वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारी जो ये आर्मेचर करंट है इसकी वजह से भी इस कॉइल के क्रॉस कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब ये रोटर सेक्शन हमारा रोटेट करना शुरू करेगा स्टूडेंट, तो जो परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है आपस में कहीं ना कहीं चेंज होंगे, या आपस में इनमें कहीं ना कहीं फ्लक्स का कट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वजह से फेराडे के लॉ के अनुसार, जैसे फेराडे ने बताया कि यदि किसी परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आपस में कोई इंटरेक्शन या कोई चेंज होता है स्टूडेंट, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ईएमएफ जनरेट होता है स्टूडेंट। तो ठीक इसी प्रकार से इस मोटर के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है इस फ्लक्स कट की वजह से, तो यहाँ पर एक जनरेटेड ईएमएफ ईबी होता है, जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो बैक ईएमएफ क्यों कहा गया स्टूडेंट? क्योंकि ये हमारा सप्लाई वोल्टेज या करंट का विरोध करने वाला होता है, या एक तरह से हमारा नेगेटिव साइन वाला होता है। कह सकते हैं स्टूडेंट, जैसे लेंज के अनुसार जो हमारा डेवलप ईएमएफ है वो कहीं ना कहीं उस कारण का विरोध करेगा जिस वजह से वो उत्पन्न हुआ। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि ये जो हमारा बैक ईएमएफ है ये उत्पन्न किस वजह से हुआ? एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज है या हमारी जो आर्मेचर करंट है उसी की वजह से हमारा बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसका विरोध करेगा? हमारा टर्मिनल वोल्टेज या हमारी आर्मेचर करंट का विरोध करेगा। ठीक इस प्रकार से हम बैक ईएमएफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस अगर बैक ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करें स्टूडेंट, तो मैग्नीट्यूड इसका बिल्कुल सेम है जैसे जनरेटेड ईएमएफ है हमारा। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है स्टूडेंट? बैक ईएमएफ, जिसे इस प्रकार से देखा जा सकता है, यानी अगर बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ, तो क्या है स्टूडेंट? वो हमारा EB बराबर NP/Z/60A। N क्या है स्टूडेंट? हमारा स्पीड ऑफ आर्मेचर। P क्या है स्टूडेंट? हमारा नंबर ऑफ पोल्स। फाई क्या है स्टूडेंट? फ्लक्स। और Z क्या है स्टूडेंट? हमारा नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा जो ईएमएफ जनरेट होता है वो एक तरह से विरोधी टाइप का ईएमएफ होता है जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे कुछ थोड़ा और समझते हैं स्टूडेंट।
मान लेते हैं स्टूडेंट हमारी जो ये सप्लाई वोल्टेज है उसे मान लेते हैं हम इधर बना लें। माना स्टूडेंट हमारी इस सर्किट के अंदर या इस मोटर के अंदर सप्लाई वोल्टेज है V, VD मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे जो आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहे हैं स्टूडेंट उसे मान लेते हैं हम आर्मेचर करंट। इसे क्या कह सकते हैं IA। और इस जो आर्मेचर कंडक्टर है स्टूडेंट हमारा जो आर्मेचर कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस भी होगा कोई ना कोई, तो उसे हम मान लेते हैं RA, यानी हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो क्या स्टूडेंट हमारा RA। और जनरेटेड EMF या बैक EMF क्या है EB, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने माना है, एज्यूम किया है। तो देख सकते हैं जो हमारा आर्मेचर करंट होता है स्टूडेंट IA बराबर, बेसिकली अगर ओम के नियम से देखा जाए तो हमारा I बराबर V/R होता है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हमारे इस जो हमारा रोटर सेक्शन है या हमारा जो मोटर सेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट, उसमें दो सप्लाई है। पहला तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज जिसे मैंने VT माना है, दूसरा जो है स्टूडेंट हमारा EB है यानी बैक EMF, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम एक तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमें VT भी लेना होगा और EB भी लेना होगा, क्योंकि एक तरह से दोनों के दोनों हमारी वोल्टेज की तरह कार्य करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ सकते हैं जो हमारा आर्मेचर करंट होगा IA बराबर क्या होगा स्टूडेंट VT माइनस EB/RA। यानी जो हमारी आर्मेचर करंट होगी स्टूडेंट वो डिपेंड करती है हमारे बैक EMF की, क्योंकि स्टूडेंट अगर बात करें हमारे आर्मेचर रेजिस्टेंस की या हमारे टर्मिनल वोल्टेज की, क्योंकि स्टूडेंट हमने एक बार जो इस मोटर के रोटर को जो सप्लाई दी, जो सोर्स लगाया, हमेशा ये क्या रखेंगे कांस्टेंट। या एक तरह से कह सकते हैं कि यदि आप किसी मोटर को सप्लाई देते हैं या आपके पास में 10 वोल्ट का सोर्स है या 20 वोल्ट का सोर्स है, यानी वो क्या है फिक्स है, यानी आप उसे फिर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट हमारा आर्मेचर है या जो रोटर सेक्शन है उसके कुछ कंडक्टर्स भी हैं, तो उन कंडक्टर्स का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, तो वो भी क्या है हमारा कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारा if VT and RA is constant, यानी ये दोनों हमारे क्या स्टूडेंट कांस्टेंट है, हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज। तो हमारा स्टूडेंट आर्मेचर करंट जो है हमारी वो केवल डिपेंड करती है हमारी बैक EMF पर, यानी अगर यहाँ से इनके बीच रिलेशन देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी हमारी आर्मेचर करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बैक EMF की। तो स्टूडेंट हमारा आर्मेचर करंट डिपेंड करता है बैक EMF पर। डिपेंड इस प्रकार से करता है स्टूडेंट, यदि मैं सर्किट के अंदर या मोटर के अंदर या हमारे मोटर के रोटर सेक्शन के अंदर यदि EMF या बैक EMF अधिक होगा तो हमारी आर्मेचर करंट रिड्यूस होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक इसी प्रकार से इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी समझा जा सकता है, या हमारा जो बैक EMF जनरेट हुआ या किस प्रकार से ये कार्य करेगा, किस प्रकार से इसके कार्य या इसका विरोध करना, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। एक तरह से समझा जा सकता है कि इसे विरोधी EMF इसीलिए कहा गया है स्टूडेंट कि यदि ये अपनी मात्रा बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी आर्मेचर करंट भी रिड्यूस होगी, या एक तरह से हमारी आर्मेचर करंट या टर्मिनल वोल्टेज का विरोध करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ इस प्रकार से आर्मेचर करंट और बैक EMF के बीच में रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट जो बात करें स्टूडेंट वो है हमारा बैक EMF के कार्य, यानी हमारा जो बैक EMF है उसका मशीन के अंदर क्या कार्य है। पहला जो कार्य है स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ
कि मशीन के अंदर जो बैक ईएमएफ का पहला कार्य है वो है मशीन को सेल्फ रेगुलेटिंग बना देना, यानी एक तरह से हमारी डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बना देता है। समझते हैं स्टूडेंट कि सेल्फ रेगुलेटिंग क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब हमारी यदि डीसी मोटर को यदि ओवरलोड की ज़रूरत पड़े या डीसी मोटर से लोड कम कर दिया जाए या अचानक से लोड बढ़ा दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये बैक ईएमएफ को घटा बढ़ाकर मशीन को नॉर्मली आराम से चलाने का कार्य करता है। यह एक तरह से रेगुलेटिव सर्किट की तरह कार्य करता है या इसे सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब है हमारा मशीन के अंदर अपने अकॉर्डिंग या लोड के अकॉर्डिंग टॉर्क को डेवलप करना, यानी हमारा जो बैक ईएमएफ है वो कहीं ना कहीं हमारे डीसी मोटर के अंदर लोड के अकॉर्डिंग टॉर्क डेवलप करता है। इसे समझते स्टूडेंट, जैसे पहला केस अगर समझा जाए, केस लेते हैं स्टूडेंट पहला फर्स्ट, यदि हम नो लोड की कंडीशन में बात करें, यानी फर्स्ट केस है नो लोड कंडीशन, यानी इस प्रकार से हमारा जो रोटर सेक्शन है, जो हमारा आर्मेचर का शाफ्ट है, उस पर हमने इस बार कोई लोड नहीं लगाया, क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो बैक ईएमएफ है मैंने बताया फॉर्मूले में E बराबर NP5Z/60A, यानी इन सब चीज़ों पर हमारा बैक ईएमएफ डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने बात करी टॉर्क की, तो टॉर्क हमारा कहीं ना कहीं आर्मेचर करंट पर डिपेंड करता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हमारा आर्मेचर करंट बैक ईएमएफ पर डिपेंड करता है या बैक ईएमएफ से परिवर्तित होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा टॉर्क जो होता है स्टूडेंट वो भी कहीं ना कहीं आर्मेचर करंट पर डिपेंड करता है, या आर्मेचर करंट के चेंज होने से हमारा आर्मेचर टॉर्क चेंज हो जाता है। तो बात करते हैं स्टूडेंट पहला जो फर्स्ट केस है हमारा नो लोड, यानी इस बार हमने जो मोटर की शाफ्ट है उस पर कोई लोड का यूज नहीं किया। तो समझते हैं इस फॉर्मूले से स्टूडेंट क्या होगा। माना कि जो रोटर सेक्शन है उस पर कोई लोड नहीं है, तो क्या होगा स्टूडेंट, हमारी जो डीसी मोटर होगी बिना किसी लोड के, आपने शायद देखा भी होगा कि यदि रोटर पर कोई लोड नहीं होगा तो हमारी मोटर बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट करना शुरू करेगी, यानी मशीन के अंदर हमारी क्या होगी स्टूडेंट, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी ये भी अगर बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ आर्मेचर, यानी स्पीड अगर बढ़ेगी स्टूडेंट तो हमारा बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। तो यहाँ से समझते हैं स्टूडेंट जो हमारी आर्मेचर करंट होती है वो होती है VT माइनस EB/RA, क्योंकि स्टूडेंट हमारा VT भी कांस्टेंट है, RA भी कांस्टेंट है, तो हमारी आर्मेचर करंट डिपेंड करेगी केवल बैक ईएमएफ पर। तो यहाँ से समझते हैं जैसे हमारी रोटर की स्पीड बढ़ेगी तो हमारा बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा, यहाँ से बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो हमारी आर्मेचर करंट भी रिड्यूस होगी। ठीक इस प्रकार से स्टूडेंट हम देख सकते हैं यदि हमारी आर्मेचर करंट भी रिड्यूस होगी तो हमारा टॉर्क भी रिड्यूस होगा, क्योंकि स्टूडेंट हमारा टॉर्क क्या होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू द IA आर्मेचर करंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर फर्स्ट केस जो लिया हमने नो लोड कंडीशन, यानी नो लोड की कंडीशन में हमारा आर्मेचर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो बैक ईएमएफ का जो काम है स्टूडेंट वो है हमारा लोड के अकॉर्डिंग टॉर्क का डेवलप करना। जैसे मैंने बताया कोई लोड नहीं है तो हमारा टॉर्क भी क्या होना चाहिए, कम। तो समझते हैं कैसे कम होगा स्टूडेंट, जैसे हमारी आर्मेचर स्पीड बढ़ी यानी हमारी N बढ़ी यहाँ से, क्योंकि N प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ के, तो N बढ़ने से हमारा बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। उसके बाद करते हैं बैक ईएमएफ बढ़ेगा, उसके बाद बात करते हैं इस फॉर्मूला में
अगर बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो हमारी आर्मेचर करंट रिड्यूस होगी। यहाँ से समझ सकते हैं क्योंकि आर्मेचर करंट स्टूडेंट हमारी बैक ईएमएफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ से अगर बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो हमारी आर्मेचर करंट रिड्यूस होगी। अगर यहाँ देखते हैं आर्मेचर करंट रिड्यूस होगी तो हमारा टॉर्क भी रिड्यूस होगा। तो यहाँ से समझा जा सकता है स्टूडेंट कि बैक ईएमएफ का कार्य लोड के अकॉर्डिंग टॉर्क डेवलप करने का होता है। दूसरा केस लेते हैं स्टूडेंट। दूसरा केस क्या है हमारा, सडनली लोड चेंज। यानी स्टूडेंट यदि हम लोड को अचानक से बढ़ा दें तो उस प्रकार से हमारा टॉर्क की भी जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट जितना ज़्यादा आप मशीन से कार्य कराओगे उतना ज़्यादा आपको टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में अगर बात करें स्टूडेंट कि यदि सडनली लोड चेंज हो जाए या अचानक से लोड चेंज होगा स्टूडेंट तो हमें ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से समझते हैं जैसे अगर ज़्यादा सडनली लोड चेंज हो या लोड बढ़ जाए स्टूडेंट तो क्या होगा, हमारा आर्मेचर की स्पीड रिड्यूस होगी और स्पीड रिड्यूस होने से हमारा बैक ईएमएफ कम होगा और बैक ईएमएफ कम होने से हमारा आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आर्मेचर करंट बढ़ने से हमारा क्या होगा स्टूडेंट, टॉर्क भी बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार हमारा जो बैक ईएमएफ के जो कार्य स्टूडेंट तो इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहला यदि हम नो लोड कंडीशन में बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टॉर्क का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम बैक ईएमएफ के कार्य या बैक ईएमएफ के क्या रोल है हमारे डीसी मोटर के अंदर समझे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। बाकी टॉर्क के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला जो लेक्चर होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।